मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैकेनिज्म का मतलब समझ लो। जैसे अगर हम ये रिएक्शन लिखवाते हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं OH ग्रुप से। OH कहीं से भी आ सकता है, NaOH से, KOH से, H2O से। हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में वो टेबुलर फॉर्म में कि इन सभी से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये अल्कोहल बनता है, ब्रोमाइड आयन बाहर गया। अगर इस जगह पर आप KOH लेते हैं तो यहाँ KBr हो जाएगा, अगर NaOH लेते हैं तो NBr हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर इसी रिएक्शन के हर एक स्टेप को डिस्कस करें तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। वो उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहा जाता है। जितने सारे केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं आप, उन सभी का मैकेनिज्म होता है, यानी कि मैकेनिज्म उसको जस्टिफाई करता है कि ये रिएक्शन इस तरीके से होता है। और एग्जामिनेशन में हम लोगों को 2 मार्क्स मैकेनिज्म से रिलेटेड है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन अभी तक पिछले वाले तक में। इस बार भी चूंकि सिलेबस रिड्यूस किया है तो हो सकता है कि 2 मार्क्स की जगह पर 3 मार्क्स का भी मैकेनिज्म हो, लेकिन एक क्वेश्चन कंफर्म था कि मैकेनिज्म से रहना ही रहना है। और स्टूडेंट के लिए अगर सिंपल देखा जाए कि हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म के पीछे वो भागने लगते हैं तो मैकेनिज्म टफ पड़ जाता है उनके लिए। और हम बताते हैं कि मैकेनिज्म सिर्फ उन्हीं का पढ़ो आप जो आपके सिलेबस में है। मैकेनिज्म सारे रिएक्शन का होता है। साइड बुक आप देखोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे तो हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म मिलेगा। लेकिन अब सब के मैकेनिज्म को याद रखना ये आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि आप मैकेनिज्म पर रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं। तो हाँ, हमारे सिलेबस में जितना है उतना मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये लिमिट हो जाएगा और वहां से स्कोर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैकेनिज्म हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का था। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 तरीके से होता है। एक को SN1 कहते हैं और दूसरा आगे हम लोग पढ़ेंगे तो SN2 हो जाएगा। यहाँ S और N एब्रिविएशन है। S हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और N हो गया न्यूक्लियोफिलिक और 1 हो गया मॉलिक्यूलरिटी को। तो इन तीनों पार्ट को बना देंगे तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड SN1। और इसके बाद जो डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा तो इन्हें कहा जाएगा बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 और SN2 का मतलब समझ में आ गया, यानी कि जहां पे 1 मॉलिक्यूलर डेफिनेशन में आता है विच ओबे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में चलो, अगर केमिकल रिएक्शन का रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करे तो उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है। और अगर दोनों के कंसंट्रेशन पे, 2 रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे तो उन्हें बाइमॉलिक्यूलर कहा जाता है। अब जैसे यहां पर देख लो आप, 2 रिएक्टेंट है, एक न्यूक्लियोफिलिक है और दूसरा आपका सबस्ट्रेट कहा जाता है इसे। ये अटैकिंग रिएजेंट हो गया और ये सबस्ट्रेट हो गया, तो एक अल्काइल हैलाइड हो गया। तो अगर अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे तो वो बाइमॉलिक्यूलर, और किसी एक के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे तो वो यूनिमॉलिक्यूलर होता है। पहले डेफिनेशन ये क्लियर हो गया, यानी SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 bimolecular nucleophilic substitution. In SN1, rate depends on the concentration of only one reactant. In SN2, rate depends on the concentration of both of the reactant, alkyl halide as well as nucleophile. जब ये बता रहे हैं तो SN1 से लेकर के SN2 तक पेशेंस के साथ में आप पूरा कंप्लीट करोगे। मे भी होता है कि SN1 जब कंप्लीट हो तो आपको लगे कि पूरी बात समझ में नहीं आई है, आप अप्लाई करके देखोगे। फिर SN1 के बाद में SN2 जब डिस्कस करने लगेंगे तो SN1 वाला पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। और SN2 कंप्लीट करने के बाद में फिर से इस वीडियो में SN1 से, यानी कि अभी जहां बता रहे हैं वहां से इसको रिपीट करोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा गारंटी के साथ में। यानी कि रिपीट करना होगा। वहां पे क्लासेस वगैरह में भी एक बार फिर से उसको रिपीट करवाते थे। अब इसको देखते हैं। यहां पर ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है।
यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड है और आपको पता होगा कि sp3 हाइब्रिडाइड में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है और उनके बीच का ये बॉन्ड एंगल वैल्यू 109.5 डिग्री होता है। जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो यहाँ पर ये CH3, ये Br, ये CH3, ये बल्की ग्रुप इसको यहाँ अप्रोच करने से रोकता है। बाकी आगे मिटाने के बाद में डिस्कस भी करेंगे आपको। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इनका ये हैलोजन ब्रेक करता है और अब देखो इसके पास में सिर्फ 3 ही ग्रुप हो गए। तो जहां ये पहले बॉन्ड के वैल्यू 109.5 डिग्री था, टेट्राहेड्रल था, अब इस ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री में 120 डिग्री हो गया, यानी कि इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल वैल्यू बढ़ गया। तो जब इनके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ गया तब दूसरा ग्रुप यहाँ अटैक कर सकता है। तो अब यहाँ पर ये OH ग्रुप इस जगह पर अटैक करता है और इसके साथ में जुड़ता है। इनमें से फर्स्ट स्टेप को स्लोवेस्ट स्टेप कहा जाता है और केमिकल काइनेटिक्स में स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि यहाँ पर रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी अगर अल्फा कार्बन के साथ में बल्की ग्रुप जुड़े हुए हों तो वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, वो 2 स्टेप में जाकर के पूरा होता है। और यहां सिर्फ इस पर रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कहा गया। डेफिनेशन लिखने के बाद में ये जो डायग्राम हम बनाए हैं इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिएगा। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है वो SN1 SN2 का पहले डेफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद में फिर से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ जैसा डायग्राम बना हुआ है उसी तरीके से इसको ड्रॉ कर लोगे अपनी कॉपी में। अब हम लोग मैकेनिज्म के दूसरे पार्ट पर आते हैं। इट इज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब SN2 का रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, SN2 किसको कहते हैं वो दिमाग में आ गया होगा आपको। S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर, यानी कि बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय SN2। Its rate depends on the concentration of alkyl halide as well as nucleophile, यानी कि जहां रेट 2 रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा हो, which obeys second order kinetics, it is called SN2। फिर से एक याद करो, if the rate of reaction depends on the concentration of only one reactant, then it is called SN1 reaction, and if it depends on the concentration of 2 reactant, both alkyl halide and nucleophile, then it is called SN2 reaction, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा हुआ था और वहां पर अल्फा कार्बन एटम के साथ में बल्की ग्रुप लगे हुए थे, यानी कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था। इस जगह पर आप देखो ये CH3Br है, फिर यहाँ पर OH- न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इनका सोर्स NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, H2O हो सकता है। ये रिएक्ट कर अल्कोहल का फॉर्मेशन किया और ब्रोमाइड आयन बाहर निकल गया। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये CH3Br है, ये देखो CH3Br का स्ट्रक्चर लिखिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके पहले वाले पार्ट को आप याद करो, वहां पर किसके साथ में CH3 लगा हुआ था, यहाँ CH3 इस तरीके से था, ये CH3 CH3 CH3, इसी पार्ट को मेन समझना है और ये अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर इसके साथ में ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन है और ये Br है, जबकि इस जगह पर यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ था, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। जब यहां न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो ये 2 बल्की ग्रुप इसे अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि बॉन्डिंग वैल्यू 109.5 डिग्री है और ये बल्की ग्रुप इसे अंदर जाने से रोकता है। जबकि इस जगह पर जब ये OH इसके ऊपर में अटैक करता है तो यहाँ पर छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोजन आइटम लगा हुआ है, इसलिए OH आसानी से जुड़ सकता है। तो अब थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पर OH डायरेक्ट क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि इसके साथ में बल्की ग्रुप था। तो ये पहले Br को हटाकर अपने बीच के बॉन्ड एंगल को 109 से 120 किया, लेकिन इस जगह पर ये डायरेक्ट यहाँ जुड़ता है और फिर इनके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। एट द सेम टाइम कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है पहले, ये डॉट 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 का मतलब उनके बीच का ये बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, यानी कि बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस दोनों साथ साथ में चल रहा है। अब जैसे इनके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमाइड आयन बाहर निकल गया और ये OH इसके साथ में जुड़ गया,
यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन CH3OH का हो गया। तो इस जगह पर आप देखोगे तो OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, और अल्काइल हैलाइड भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इसमें रेट इस पर भी डिपेंड कर रहा है और अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे SN2 रिएक्शन कहा गया। और पहले वाले में एक जगह पर न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन बाहर चला गया, और जब हाइड्रोजन उसके साथ में है तो न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसलिए उसको SN1 कहा गया। दूसरा ध्यान देना है, SN1 रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, वो 2 स्टेप में हो रहा था, while SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीटेड इन 1 स्टेप, ये एक ही स्टेप में हो रहा है। ये जो यहाँ हम लोग डायग्राम बनाए हैं, इसको आप सबसे पहले कॉपी में जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से इसको नोट करोगे। जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ था यहाँ H और इस जगह पर ये Br, मेरे पास इधर जगह नहीं था इसलिए इसको नीचे कर दिए। आपकी कॉपी में अगर स्पेस होगा तो आप इसे आगे की तरफ में बढ़ा करके लिखोगे। अब फिर से आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में यही 2 मैकेनिज्म पढ़ना है तो बिल्कुल याद करवा देते हैं आपको। व्हाट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन? SN1 is unimolecular nucleophilic substitution, SN2 is bimolecular nucleophilic substitution. Clear? SN1 it obeys first order kinetics, SN2 it obeys second order kinetics. ये भी क्लियर हो गया। SN1 reaction completed in 2 steps, SN2 reaction completed in 1 step. यानी कि यहाँ ध्यान देना, जो 1 है वो 2 स्टेप पे और जो 2 है वो 1 स्टेप पे। SN1 रिएक्शन में पहले हाइड्रोजन बाहर निकलता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, जिससे बॉन्ड एंगल वैल्यू टेट्राहाइड्रल का 109.5 से ये ट्राइगोनल पैनल में कन्वर्ट कर जाता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। जबकि इसमें छोटे ग्रुप लगे होने की वजह से यहाँ पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल भी होता है और हाइड्रोजन भी ब्रेक करते हैं, इसलिए 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? एक तो क्वेश्चन पूछेगा डिस्क्राइब SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। दूसरा, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक OH ही रहे। जैसे आप NCERT में क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे साइनाइड आयन दे दिया है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो, न्यूक्लियोफाइल का तो हम लोग पूरा एक टेबल ही देखें कि ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। सोडियम आयोडाइड अगर लेते हैं तो वहां न्यूक्लियोफिलिक पार्ट I- हो, तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो, तो अगर Cn- से हम लोग लेंगे तो जहां पर OH था उसकी जगह पर हम लोग को सिर्फ Cn कर देना है। यहाँ पर जिस जगह पर OH है उस जगह पर Cn- है। अब यहाँ देखो C लिखे हैं क्योंकि इसको कार्बन से जोड़ना है, और अगर आप ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे लिखते हैं C, लेकिन जैसे एरो इसके साथ में किए तब लिंकेज किसके साथ हो गया? नाइट्रोजन के साथ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद करो, लिंकेज आइसोमर्स बन गया था। अगर नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड और कार्बन से जुड़ेगा तो साइनाइड होगा, इसलिए देख रहे होगे कि यहाँ पर हम Cn- लिखना है, तो यहाँ पे कार्बन से अगर जोड़ना है तो यहाँ C लिखें, तो जिस जगह पर OH है उसकी जगह पर Cn चला आएगा, तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। अब दूसरा कहता है ग्रुप दे दिए 2 कंपाउंड, अब आपसे पूछेगा कि इसमें SN1 किसका फास्ट होगा, इसमें SN2 किसका फास्ट होगा, इसे कैसे बताएंगे, कैसे सोल्व करेंगे और आगे बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके का होगा। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ऊपर का ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन हो जाएगा। एनसीईआरटी में तो करीब 4-5 क्वेश्चन है, हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल 10.6 का दिख भी रहा होगा। पहले इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट करोगे, यानी कि जहां मैकेनिज्म कंप्लीट होगा उसी के नीचे में नोट में करके ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिएगा। यहाँ ये सीक्वेंस दिखा रहा है, टर्सरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड और फिर CH3X, यानी कि जो सिंपलेस्ट पार्ट हो गया। अगर इसकी तरफ में बढ़ते हैं तो SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर इधर की तरफ में बढ़ेंगे तो SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। और सिंपल तरीके से आप जानो तो अल्फा कार्बोनेटम के साथ में जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा, जैसे टर्शियरी, तो उस कंडीशन में SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। और अगर सिंपलेस्ट ग्रुप है जैसे CH3X या प्राइमरी हैलाइड, तो वहां पर SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि जो अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। अब उसके बाद में आप जज कर सकते हो। जैसे अगर ये क्वेश्चन ही दे दिया कि ये SN1 शो करेगा या SN2, तो आप जरा देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट दिया हुआ है।
तो इधर के 2 पार्ट को आप इधर रख लो, यानी कि इसमें SN2 रिएक्शन फास्ट होगा प्राइमरी और CH3X में, और इधर वाले में अगर ले लें तो SN1 रिएक्शन होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन यहाँ के जैसा दिया हुआ है तो थोड़ा आसान होगा कि दोनों में कौन SN1 ज्यादा होगा, दोनों में कौन SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा, तो कंसेप्ट यही यूज करके भी बताएंगे। दूसरा कहता है कि अगर अल्काइल ग्रुप का नेचर सेम हो, सब में सिर्फ हाइड्रोजन डिफर कर रहा हो, तो वो SN1 हो या SN2 हो, दोनों कंडीशन में आयोडाइड का रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक याद करो टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का वैल्यू घटता है, यानी कि बॉन्ड आसानी से टूटते हैं, तो इसलिए आयोडाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, उससे कम होगा ब्रोमाइड का, उससे कम होगा क्लोराइड का, और सबसे कम होगा फ्लोराइड का। अब इस एग्जांपल 10.6 के क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इन दोनों में से किसमें SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, उसी तरह से सेकंड वाले में किसमें फास्ट होगा। पहले इस पर आते हैं। पहला काम आप करोगे कि इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो हैलोजन के स्टार्टिंग में हम लोग सीखे हैं उसको यूज करोगे। हैलोजन जुड़ा हुआ इस कार्बन एटम पर, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये प्राइमरी नेचर का हुआ। यहां ये अल्फा कार्बन एटम है, यहां ये अल्फा कार्बन, और ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये किस नेचर का हो गया, सेकेंडरी नेचर का। आपसे पूछा जा रहा है SN2, तो ये सीक्वेंस को देखो, SN2 टर्सरी से ज्यादा होता है सेकेंडरी का, और सेकेंडरी से ज्यादा होता है प्राइमरी में, तो ये सेकेंडरी नेचर का और ये प्राइमरी नेचर का है। तो SN2 रिएक्शन, एरो का डायरेक्शन देखो इधर में, यानी सेकेंडरी से ज्यादा किसमें फास्ट होगा, प्राइमरी में, तो आपका आंसर ये फर्स्ट हो गया। समझ में आया किस तरीके से ऑप्ट किए। पहले आप प्राइमरी और सेकेंडरी लिख लोगे, और उसके बाद ये सीक्वेंस को देखना। वही अगर कहा जाता है कि SN1 किसमें फास्ट होगा, तो देखो एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब इससे ज्यादा SN1 इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यानी SN2 का ठीक उल्टा। तो प्राइमरी से ज्यादा किसमें हो जाता है, सेकेंडरी में, तब यहां पर ये SN1 रिएक्शन के एग्जांपल में आता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे SN2 पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। इसमें दोनों में अल्काइल देखो सेम है, सिर्फ डिफर कर रहा है आयोडीन और दूसरा क्लोरीन। तो यहां तो पढ़े हम लोग कि आयोडीन और क्लोरीन में हम लोग आयोडीन को लेकर के चलते हैं, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, सबसे कम फ्लोरीन आएगा, तो इसका भी आंसर ये ए हो जाएगा। तो ये 10.6 का एक क्वेश्चन था, इसको भी क्वेश्चन के साथ में आप लिखते चले जाओगे, यानी जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं फिर से अगर समझ में आ गया तो आप अपने से भी बनाने का कोशिश करना है। अभी हम लोग एग्जाम्पल 10.6 डिस्कस कर रहे थे, एग्जाम्पल 10.7 आपके लिए छोड़ दिए। सारा क्वेश्चन देखने के बाद में एग्जाम्पल खुद से सोल्व करोगे, और चूंकि एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तो वहां से भी आप मिला लोगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। आप बिल्कुल आसान सा है, जैसे उसमें था द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं कि ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर्स बनेंगे तो कौन कौन होगा। अब उनका स्ट्रक्चर लिख करके उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इसमें क्लासिफाई कर दोगे और उनको अरेंज कर देना है इसी सीक्वेंस के अनुसार, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी में, तो वो बन जाएगा आपसे। इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, इंडेक्स 10.7 का। इसमें भी आपको 2-2 ग्रुप में दिया हुआ है और आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किसमें SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। ये पार्ट ही में ध्यान में रखना है। टर्सरी से सिंपलेस्ट की तरफ में जाते हैं तो SN2 फास्ट होगा, ध्यान में यही रखना है, क्योंकि अगर आप भूल गए तो सोच करके रखोगे कि जितना अल्फा के साथ में सिंपलेस्ट ग्रुप लगा होगा, यानी कि प्राइमरी या फिर फर्स्ट मेंबर होगा हैलोल्केन का, तो वहां SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, यानी अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ में जुड़ेंगे। और अगर बल्की ग्रुप लगा हुआ रहे तो 2 स्टेप में पूरा होगा, यानी कि SN1 फास्ट होगा। यहां हमसे पूछा जा रहा है SN2, तो अब देखो इस जगह पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन एटम से, तो ये अल्फा हुआ, और ये डायरेक्टली 1 से जुड़ा है, इसका मतलब ये प्राइमरी हो गया। यहां ये अल्फा कार्बन एटम है और ये डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सेकेंडरी नेचर का होगा। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में, यहाँ प्राइमरी है और यहाँ सेकेंडरी है, दोनों में SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होता है, प्राइमरी में, तो आपका आंसर इसका ये फर्स्ट आएगा। ये आंसर लिखेंगे इसका, ये फर्स्ट हुआ सही। सेकेंड वाले में ये अल्फा कार्बन एटम,
ये डायरेक्टली दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सेकेंडरी नेचर का है। यहाँ ये अल्फा कार्बन एटम 1 2 3 कार्बन एटम से जुड़े हुए, इसका मतलब टर्सरी। अब देखो Sn2 किसमें फास्ट होता है, यहाँ टर्सरी है, यहाँ सेकेंडरी है, तो Sn2 रिएक्शन फास्ट होगा सेकेंडरी में, तो आपका आंसर यहाँ ये आ जाएगा फर्स्ट। अगर Sn1 का था तो इसी का ठीक रिवर्स होता है। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन एटम है, ये डायरेक्टली सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइमरी नेचर का है। यहाँ ये अल्फा कार्बन एटम है, ये भी डायरेक्टली सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक ही से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी प्राइमरी नेचर का। अब यहाँ पर मामला अटकता है, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी था तो आप आइडेंटिफाई कर लिए। अब यहाँ देखो ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो फिर अब ध्यान में रखो आप Sn2 का मतलब क्या होगा, अल्फा कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है, तो अल्फा कार्बन एटम जितना सिंपलेस्ट ग्रुप से जुड़ा होगा Sn2 रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। इसमें देखो इस अल्फा कार्बन एटम के साथ में यहाँ ये अल्फा कार्बन एटम है, इसके ठीक बीटा पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा यानी कि ये बल्कि ग्रुप अल्काइल ग्रुप दूर जाकर के लग रहा है। तो जितना अल्फा फ्री होगा Sn2 रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो देखो तो अल्फा इसके बगल में तो सिर्फ कार्बन एटम है, CH2 ग्रुप है, जबकि इसके बगल में कार्बन भी और मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ ज्यादा बल्कि ग्रुप आ गया अल्फा के नजदीक में, इसलिए इस जगह पर ये फर्स्ट होगा। ध्यान क्या रखना था कि अगर दोनों एक नेचर का है तब फिर देखोगे कि ब्रांच कहां लगा हुआ है। अगर एक में बीटा पर लगा हुआ, दूसरे में गामा पर लगा हुआ, तो गामा पर लगा इसका मतलब वो दूर चला गया, तो वहां पर वो और सिंपल हो गया, इसका मतलब Sn2 को वो फॉलो करेगा। उसी तरह से अगर मान ली कि एक जगह पे CH3 लगा होता है और दूसरी जगह पर C2H5 लगा होता है, तो C2H5 ज्यादा बल्कि है, तो जो CH3 है वहां पर आपका Sn2 रिएक्शन फास्ट होता और इन कंपेरिजन टू C2H5। यही कांसेप्ट यहां ध्यान में रखना है। तो इंटेक्स का 10.7 ये सोल्व कर। इंटेक्स 10.8 के क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहां पर Sn1 रिएक्शन पूछा जा रहा है कि इन दोनों ग्रुप में किसमें Sn1 रिएक्शन फास्ट होगा। कांसेप्ट वही जो अभी तक बताते आ रहे हैं कि पहले प्राइमरी सेकेंडरी कर लो, उसके बाद फिर Sn1 Sn2 क्लासिफाई करना। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इस कार्बन एटम से लगा हुआ है और जहां कहीं पर भी है तो हर एक टर्मिनल और टर्निंग कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अल्फा कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ा है, इट मींस ये टर्सरी नेचर का होगा। और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और ये डायरेक्टली 2 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सेकेंडरी नेचर का है। उसी तरह से ये अल्फा कार्बन एटम है, एक इस कार्बन और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अल्फा, इसका मतलब ये सेकेंडरी नेचर का है। और यहाँ पर इस जगह पर ये अल्फा कार्बन एटम है, ये प्राइमरी नेचर का हो गया। अब कुछ लोग आप में से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं समझ में आ रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, पूरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ एक एक करके बताया हुआ है। पीछे पलट करके देखिए हेलोकेन हेलोरीन वाले पोर्शन, क्योंकि अब तो तुरंत बोलेंगे, क्योंकि किताब कॉपी से अगर मतलब नहीं है, पढ़ने से मतलब नहीं है, तो वो तो उनके लिए टर्सरी कैसे हो गया, सेकेंडरी कैसे हो गया, डब्ल्यू के जैसा दिखाई देगा, ऑर्गेनिक कैसे ही बचता रहेगा। कुछ दिन के बाद में परेशानी और बढ़ने वाली है। अगर आप इजी गोइंग लेके चल रहे हैं कि मेरे पास में वीडियो है, मेरे पास में PDF है, आप इमेजिन कीजिए कि जिस दिन ये वीडियो हट गया आपके ऐप से, तो प्लानिंग करते रहिएगा बाद में। टेक्निकल चीज है और वो बार बार बताते आ रहे हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट, वीडियो कंप्लीट, क्लास चलते रहता है, तो 10 बार आप टीचर को बुला बुला के पढ़ते हैं क्या? नहीं ना। तो करंट जो है उसको आप इंफॉर्मेशन रखिए और ये मान के चलिए कि कल से ये बंद होगा और आने वाले समय में बंद ही होगा। तो जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए परेशानी बढ़ने वाली है कि आज देख लिए, फिर कल देख लिए, फिर परसों देख लिए, क्योंकि बहुत सारा कुछ चेंज होने वाला है। आगे डिस्कस करेंगे क्या चेंजेस आने वाला है। तो इसलिए इजी गोइंग मत लेकर के चलिए, आप मान करके चलो कि अभी दिख रहा है, हो सकता है कि कल से नहीं दिखे, तो कल के भरोसे नहीं रहना। हाँ, आज आपके पास में है टाइम, यहां तक बिल्कुल अपडेट रखिए अपने पास में, बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा
कि किस तरीके से ऑफलाइन में क्लासेस चलता था। आइए इस जगह पर, तो ये टर्शियरी है और ये सेकेंडरी है। अब इस बार में SN1 देखना है, तो देखो तो इस जगह पे टर्शियरी और ये सेकेंडरी है, तो SN1 रिएक्शन किसमें फास्ट होगा? टर्शियरी में। इसका मतलब आपका आंसर ये फर्स्ट हो गया। इसमें सेकेंडरी और ये प्राइमरी है, तो सेकेंडरी और प्राइमरी में SN1 किसमें फास्ट होता है? सेकेंडरी में। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। बस SN2 रिएक्शन का ठीक उल्टा है, रिवर्स है। तो हम समझते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन अब आप सोल्व कर सकते हो कि किसमें SN1 होगा, किसमें SN2 होगा, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करना है। अब जब आप ये भी नहीं कर पाओगे तब तो फिर मुश्किल है, आगे तो बहुत ज्यादा कुछ करना होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और खुद से भी एक बार कोशिश कीजिए बनाने का। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं। इंडेक्स का जो क्वेश्चन था वो बता दिए, एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए छोड़े हैं। एक्सरसाइज का 10.9 बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वो हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, वो आप बुक देखोगे तो बस ऐसे ही आप आंसर कर सकते हैं कि उसमें भी अरेंजमेंट SN1 SN2 के अनुसार से है। एक्सरसाइज का 10.15 जिस वक्त में मैकेनिज्म बता रहे थे उसी वक्त में आपको बताए थे कि न्यूक्लियोफाइल OH की जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप NaI के साथ कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो आयोडाइड आयन हो सकता है। KCN के साथ करा रहे हैं तो वहां पर Cn माइनस हो जाएगा। AgCN के साथ करा रहे हैं तो Nc हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि वो SN1 शो करेगा या SN2 शो करेगा। आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था कि इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म लिखना है। यहाँ N नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल आइसो और नियो, स्ट्रेट चेन नॉर्मल, एक ब्रांच आइसो और एक ही कार्बन पर ऊपर नीचे दोनों जगह ब्रांच, तो वो नियो हो गया। यहाँ BU एब्रिविएशन है, ब्यूटाइल के लिए यूज किया गया है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड KCN। ET यहाँ पर फिर इथाइल के लिए यूज किया गया है, ETOH का मतलब हो गया इथाइल अल्कोहल। केमिस्ट्री में भी एब्रिविएशन यूज कर रहा है, यानी कि फॉर्मूले की जगह पर वहां पर वो टर्म यूज कर देता है। फिर ये नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड का फॉर्मेशन किया। अब ये देखना है कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, तो फिर आपको उसका स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो देखो ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर लिख दिया। अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो इस ब्रोमीन को हटाकर इसकी जगह पर CN जुड़ना है, यानी कि यही अल्फा कार्बन एटम है। तो इस अल्फा कार्बन एटम को टेट्राहेड्रल में आपको पहले अरेंज कर लेना है। तो देखो इस कार्बन के साथ में एक ब्रोमीन है, 2 हाइड्रोजन है, ये जुड़ा हुआ है डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम से, इसका मतलब ये प्राइमरी नेचर का है। अब आप ये देखो कि अगर प्राइमरी नेचर का है तो SN2 रिएक्शन फास्ट होगा या SN1, तो इसके कंसेप्ट के अनुसार से SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। बताए थे कि अगर 2 इक्वल हाफ में बांट दो तो इधर वाला फॉलो करेगा SN1 को और इस तरफ वाला फॉलो करेगा SN2 रिएक्शन को, यानी कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड के केस में SN2 रिएक्शन होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो आप याद करो पहले वाला कि किस तरीके से वहां HS था, तो उसकी जगह पर इसका स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ये कार्बन हो गया, यहाँ पर बाकी का ये ग्रुप, यहाँ हम लोग Br डाल देते हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये पूरे पार्ट को कंबाइन करके लिखते हैं। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन 1 2 3 और हाइड्रोजन 3 2 5 and 2 7, तो इसकी जगह पर हो गया C3H7। अब चूंकि ये टेट्राहेड्रल है तो कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन यही हो, ये हाइड्रोजन यहाँ भी हो सकता है, ये C3H7 यहाँ भी हो सकता है, तो कहीं दूसरी जगह पर आप इनके पोजीशन को अलग अलग देखो तो उससे कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। अब KCN का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा होगा, Cn माइनस। साइनाइड बनाना है यानी कि जुड़ना किससे है, कार्बन एटम से, तो इस जगह पर हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि C हो गया। अब SN2 रिएक्शन में ये कार्बन एटम इसके ऊपर में अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर में, यानी इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो देखो तो जब बॉन्ड बनेगा तो कैसा दिखेगा, NC डॉट 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 ये कार्बन, और इस जगह पर ये Br हटेगा तो वो डॉट डॉट डॉट, बाकी का जिस तरीके से जैसे है वैसे ही, यानी यहाँ C3H7 हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। और फिर अगले स्टेप में इस Br को बाहर कर देना है,
तब ये आ जाएगा C3H7C, यहाँ पर आप साइनाइड हो गए, हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन और प्लस Br माइनस। तो इट इज द मैकेनिज्म। अगर स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं तो यहीं पर आप लिखोगे, बिकॉज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज प्राइमरी इन नेचर, देयरफॉर इट विल फॉलो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड द मैकेनिज्म कंप्लीटेड इन वन स्टेप एज फॉलोज। और उसके बाद आप ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। तो इस पोर्शन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था वो सब सोल्व करवा दिए। SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन भी किए। अब इसके बाद में है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, तो आज नहीं बता रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पहले SN1 SN2 से सारा क्वेश्चन आप बना लो, उससे रिलेटेड जितना है और खोज करके एग्जाम्पल्स वगैरह का भी एक एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज का हम छोड़े हैं। मे भी हो सकता है कि मेरी नजर से कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ हो, तो वो आप देख लीजिए। और अगले क्लास के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख करके रखोगे। देख करके रखोगे कहने का मतलब पहले आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले पार्ट में चले जाओ, जहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किए हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। उसके बाद फिर एनसीईआरटी बनाना, 10 मिनट 15 मिनट के करीब वो टॉपिक लगेगा। फिर उसी में रिटेंशन, इन्वर्सन, ये टर्म आया है वो एक्सप्लेन करेंगे। और फिर बेंजीन के केस में यानी कि एरोमेटिक हैलोजन में उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज बाकी बचा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि आज यहीं तक, बाकी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।